हेलो डियर लर्नर्स। आज हमारी क्लास 6 है और हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है नाइस मैकेनिज्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बहुत शानदार टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा, लेकिन जब ये बात समझ में आएगी, जब हम लोग वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं क्लास शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। कल मुझे एक बच्चे से बात हुई। उसने मुझे डायरेक्ट पूछा कि भैया ऐसा है क्या जो आप पढ़ा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग में टकरा जाएगा। हमने कहा कि भैया अगर हम होते ना तो वहीं आके तुमको टकरवा देते। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूं कि तमीज है नहीं ऐसे बच्चों को अंग्रेजी सीखने की। उनको खुद पता नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब काम कैसे कर रहा है, किस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा। उनको इस बात की तमीज ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज हो रहा है ये तमीज नहीं है। उनको लग रहा है ना कि टीचर्स जो रूल्स लिखा दे रहे हैं, बस ये रूल जाके एग्जाम में टकरा जा रहा है। ये जो एक माया जाल बना हुआ है ना, जिस ढंग से आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वो मायाजाल आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। यही वजह है कि सिलेक्शंस हो नहीं रहे हैं आपके। इंग्लिश एक भाषा है, इसको जितना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ समझेंगे उतनी ही भाषा की पकड़ आपकी अच्छी होगी। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन होता है कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन माने आप पढ़कर क्या समझ पा रहे हो। इन्फ्रेंस माने पढ़ने के बाद समझ क्या पा रहे हो। ये कब समझोगे आप, जब भाषा पर आपकी पकड़ होगी। दूसरा, डायरेक्ट आपसे या तो फिलर्स पूछे जाते हैं, मैंने खाली स्थान होता है वहां भरिए, या आपसे रॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं, पैसिव का एक्टिव, नरेशन, पेरेशन, यही सब होता है। ये कब होगा, जब भाषा के मैकेनिज्म, भाषा कैसे काम कर रही है, इस बात को समझेंगे। आप बहुत बच्चे को ऐसा देखे होंगे अपने आसपास लोगों को देखिए। जो भी मेरे लर्नर्स हैं, कुछ नए लर्नर्स जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। अपने आसपास लोगों को देखिए और ध्यान से देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन का नाम दूर दूर तक नहीं है उनकी जिंदगी में। ऐसा इसलिए है कि उनको तैयारी करने का ना सही सटीक तरीका पता नहीं है। ऐसा मैं ऐसा, मतलब आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा बोल रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 4-4 सिलेक्शंस लिए हैं। मतलब वो नहीं कि जो प्री निकाला, मेंस निकाला, फिर पीडीएफ में 2 मार्क्स से नाम छट गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उन जॉब की जिनके अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास है, मेरे पास 4 अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ाई ना बड़ी तमीज़ की चीज़ है, और ख़ास करके अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज ना थोड़े तरीके से सीखना होता है। ये जो नियम बेस अप्रोच बना के रखे हैं लोग कि बाई के बाद ये लगाना है, फोर के बाद ये लगाना है, आईएनजी के बाद ये यूज करना है, ऐसा आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप वहां पे 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे होंगे। आप या तो वहां पे तुक्का मार के आएंगे, हाँ हमें लगता है ये होगा, लेकिन आपको जिंदगी में कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ ये सही है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, बढ़िया से क्लासेस कीजिए, एकदम लैंग्वेज को, लैंग्वेज कैसे काम कर रहा है उसके मैकेनिक्स को समझिए, मैकेनिज्म को समझिए। चलिए, ज़्यादा ना देर करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास पहले की तरह ही एकदम दमदार रहने वाली है।
आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हालांकि इसका नाम मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन दे रखा है, लेकिन ये बड़ी शानदार क्लास है। हमको लगता है कि अगले वीक से हम लोग ट्रांसलेशन प्रॉपर कर पाएंगे। आज भी मैं स्ट्रक्चर नहीं दे पाऊंगा आपको। आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के मैकेनिक्स को समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत शानदार क्लास है। चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। फिलहाल मैं आपके सामने 3 छोटे छोटे सेंटेंस को रखता हूँ और उसके माध्यम से मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरी बात यह है, लेट मी पेन कहाँ गया। मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इनके एक झलक दिखाने के लिए मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आई एम ए डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, सिया हैज प्लेड वेल। तीसरा सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, सिया प्लेड वेल। ये 3 सेंटेंसेज हैं हमारे पास। अब हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब दिखता कैसे है, कैसे हमें पता लगाना होता है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब दिखता कैसे है। पहले आप ये देखिए कि इस पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है। हालांकि है तो मतलब देखने में तो लग रहा है कि ये हेल्पिंग है, लेकिन चूंकि एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब की उपस्थिति है नहीं, तो हम इसी को मान लेते हैं कि मेन वर्ब है। ये खास तरह का वर्ब है। जैसे कि हमने पढ़ा कल कि हेल्पिंग वर्ब 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है हमारा मॉडल, और तीसरा होता है हमारा सेमी मॉडल। क्लियर? इतनी बात हमने कल के क्लासेस में सीखी थी। प्राइमरी में हमने देखा था कि टू बी, टू हैव और टू डू की बात हुई थी हमारी। ठीक है, उसमें से टू बी का यह एक फॉर्म है, यह टू बी का एक फॉर्म है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये टू बी का फॉर्म है। चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मैंने इसे प्राइमरी क्यों कहा था? प्राइमरी इसीलिए कहा था कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। अब लेट से एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि कैसे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर सकते हैं और कैसे ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखूँ आई एम ए डॉक्टर, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैं लिखूँ आई एम प्लेइंग। अब आप देखिए ये 2 छोटे छोटे सेंटेंस में एम तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें दूसरा कोई वर्ब अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे एक मेन वर्ब अवेलेबल है। तो इस वर्ब की उपस्थिति के कारण यह हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, सॉरी, मेन वर्ब नहीं है, तो यही हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ, देखिए तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हमारा मेन वर्ब है और ये वाला भाई साहब हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब आते हैं यहाँ, ये हमारा मेन वर्ब, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि तीनों सेंटेंस को अलग अलग मैं आपको समझाता हूँ। तीनों सेंटेंस पे छोटी छोटी बातें अलग से मुझे कहनी होगी, चलो मैं यही कह देता हूँ। अब आप समझ रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस को स्पेशली आपको इस पर ध्यान देना है। जब भी बात मैं करूंगा इसकी, तो थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन इस तरह के सेंटेंस को देनी होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखिए, पहले इसको समझने से पहले इस वाले सेंटेंस को समझते हैं तो इसकी इनसाइट क्लियर हो जाएगी, मतलब इसके बारे में समझना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ आता हूँ, अगर मैं कहूँ कि इसको हमें निगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो अब निगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई प्लेस बन रहा है, क्या कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखिए, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब क्या हो, नॉट अवेलेबल हो, अवेलेबल हो, वहां हमेशा ऑल द टाइम
केवल टू डू हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फिर से मैं इसे दोहरा देता हूं ताकि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, दिख नहीं रहा हो सेंटेंस में, तो वैसे जगह पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल और केवल टू डू का ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, टू डू की खास बात क्या है कि टू डू जो है ना, टू डू ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये टेंस का इफेक्ट अपने पास ले लेता है। टेंस का जो इफेक्ट है ये अपने पास ले लेता है और मेन वर्ब को फ्री कर देता है। मेन वर्ब हमारा फ्री हो जाता है। ये दो बात समझे? फिर से मैं एक बार इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि जिन सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहे हो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल टू डू का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज कर सकते तो क्या यूज करना होगा? टू डू यूज करना होगा। अब टू डू जो है क्या करता है, टेंस का इफेक्ट अपने ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, और मेन वर्ब को फ्री कर देता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे मुझे इसका निगेटिव बनाना है, मैंने लिखा सिया डिड। अब टेंस क्या है, इसका V2 है, तो हमें भी इसका V2 ही लिखना पड़ेगा। डू का V2 डिड है। अब टेंस का प्रभाव ये ले चुका है। अब हमारा मेन वर्ब क्या प्लेड होगा? नहीं, अब ये फ्री हो जाएगा। वेल, देखें कि इसका प्रभाव डिड ने ले लिया V2 का और प्ले को इसने फ्री कर दिया। ये छोटी सी बात थी, आपको ये समझाना था। अब मैं वापस आता हूं, आई एम ए डॉक्टर वाले सेंटेंस को समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, केवल मेन वर्ब अवेलेबल था, तो हमने टू डू ले लिया। क्या इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में टू डू ले लें? नहीं, ये एक स्पेशल केस है। जब टू बी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे तो हम वहां किसी भी और तरह के हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं कर सकते। तो अगर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसी को एज ए हेल्पिंग और एज ए मेन दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं कि अगर हमको निगेटिव बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा? आई एम नॉट ए डॉक्टर। ठीक है, आई एम नॉट ए डॉक्टर। एक मिनट, थोड़ा डिले एंट्री कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अच्छा, बीच वाले सेंटेंस को मैंने क्यों नहीं समझाया ज़्यादा? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेपरेटली आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रहा है। क्लियर? अब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक और सेंटेंस लिख के। हालांकि मैं 4 सेंटेंस लिखूंगा, उनको मैं समझाता हूँ एक एक करके आपको। जैसे मैं लिखूं आई एम ए डॉक्टर, एक सेंटेंस हो गया है मेरा। दूसरा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, दूसरा सेंटेंस हो गया। फिर मैं लिखूं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 years। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर मैंने लिखा आई प्लेड फुटबॉल। अब हमारे पास ये 4 सेंटेंस है। सबका नेचर आप बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एम जो है ये टू बी का फॉर्म है, इतना तो आपको पता ही है। अच्छा, ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी यही हमारे लिए हेल्पिंग के रूप में भी काम कर जाएगा और यही सेम हमारे लिए मेन के रूप में भी काम कर जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमने देखा ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा और ये हमारा हेल्पिंग है, तो हम ये मान सकते हैं हेल्पिंग 1 है और ये हमारा हेल्पिंग 2 है। यहाँ कोई हेल्पिंग नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ हेल्पिंग के रूप में मान लेते हैं कि कहीं हमारा टू डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ होगा,
या जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम टू डू के रूप में, टू डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर लेंगे। अब इन सारी कहानी को मुझे बताने का मतलब क्या है कि देखिए, जब हम हेल्पिंग वर्ब को फंक्शनलाइज करते हैं, मतलब जब हम उनको यूज में लाते हैं, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा नाइस मैकेनिज्म क्या है। नाइस मैकेनिज्म के तहत 4 तरह के कामों में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। NICE, ये 4 तरह के काम हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, तो उसमें जैसे मान लीजिए 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इसमें एक है तो यही यूज हो जाएगा, इसमें नहीं है मतलब मेन ही वर्ब आया हुआ है लेकिन ये टू बी का मेन वर्ब है, तो हम इसको एज इट इज यूज कर लेंगे। इसमें नहीं दिख रहा है तो हम टू डू हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे होते हैं, फंक्शनलाइज कर रहे होते हैं, 4 तरीकों में करते हैं, NICE, इसीलिए उसे नाइस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जब इन 4 तरीकों में हम यूज कर रहे होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको मजा आएगा। ठीक है, आज का क्लास शानदार क्लास है। ठीक है, तो बस ध्यान से चीजों को सुनते रहिए, आपको एकदम मजा आने वाला है। फिर से चारों सेंटेंस को एक बार के लिए एनालिसिस करते हैं कि जब टू बी का कोई फॉर्म मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा हो, तो हम इसी को हेल्पिंग और इसी को मेन के रूप में यूज कर लेंगे जब यूज करना होगा। फिर दोबारा आते हैं, हमारे पास अभी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो सबसे आइडियल कंडीशन है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, इसी को यूज करेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब एक साथ स्टैक कर जाएं, स्टैकिंग तो कल मैंने पढ़ाई, तो अगर स्टैक कर जाएं तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिख रहा हो तो हम किस तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? टू डू वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, टू डू की खास बात क्या है कि ये टेंस का इफेक्ट अपने ऊपर ले लेता है और मेन वर्ब को फ्री कर देता है। मेन वर्ब को फ्री कर देता है मतलब मेन वर्ब में टेंस के इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं, सिया प्लेज फुटबॉल। अब इसको थोड़ा सा निगेटिव बनाए तो, जैसे मैंने कहा सिया डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए तो प्लेज ये V5 है, अब ये डज जो है ना ये भी V5 है, यानी कि इसका इफेक्ट इसने ले लिया और प्ले को फ्री कर दिया। ठीक है, यही छोटी सी बात मैं समझा रहा था। तो ये बात हमको समझ में आ गई हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं कि नाइस मैकेनिज्म क्या है। अब एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नाइस मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? एन का मतलब होता है निगेशन, मतलब नाइस मैकेनिज्म हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का हम केवल 4 तरीके से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि देखिए, सारी गलतियां, जितनी भी टेंस की गलतियां होती हैं, वॉइस की गलतियां होती हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी गलती हेल्पिंग वर्ब में ही होती है। ठीक है, कुछ मेन वर्ब में भी होती है लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा होती है। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब को समझ पाएँ, उसके काम को, उसके नेचर को समझ पाएँ, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी, इसके अलावा निगेटिव बनाने में आसानी होगी और टेंस वगैरह चीज़ें हमें ठीक ठीक लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि निगेशन, एन स्टैंड्स फॉर निगेशन। एन का मतलब हो गया निगेशन। निगेशन माने नकारात्मक, नकारात्मक, यानी कि जब हमें निगेटिव बनाना हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अटैच नॉट, माने नॉट लगाने के लिए। हमें नॉट लगाना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। हमें नॉट कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब में लगाना है। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात, आई का मतलब होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, मैंने लिखा आई एम ए डॉक्टर, फिर इसको मैंने उल्टा किया MI। अब देखिए तो MI ए डॉक्टर। अब देखिए तो आई के बाद एम आया था, अब एम के बाद आई आ गया, तो इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। ये सीधा था, ये उल्टा हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, उल्टा। ठीक है,
ये बात समझ गए आप। अगला है कोड। कोड का मतलब होता है कि हम ना संक्षिप्त, कोड भाषा में कुछ बोलते हैं ना किसी को आप, तो वही कोड है, माने संक्षिप्त बात कहना। तो ये कोड लिखने के लिए भी आता है। तीसरा है इम्फैटिक या इम्फेसिस, माने कि जोर, जोर या दबाव देने। तो हम हेल्पिंग वर्ब को 4 तरीके से प्रयोग करने वाले हैं। कौन कौन? निगेशन के लिए, इन्वर्जन के लिए, कोड के लिए और इम्फेसिस के लिए। तो ये 4 तरीका है, इसीलिए इनको एक साथ बना करके बनाया गया है नाइस मैकेनिज्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब एक एक को समझेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं कितना बार बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको ऐसे शब्द दिखने को मिले जो लगे कि कितना मुश्किल है, टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है। क्लास के अंत होते होते तक वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। काहे टेंशन ले रहे हो बाबू? ठीक है, चलिए हम पहला एन को उठाते हैं। एन स्टैंड्स फॉर निगेशन। निगेशन का मतलब हमने क्या कहा? अटैच। अटैच माने लगाना, और क्या लगाना है? अटैच नॉट। नॉट कहाँ लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब में लगाएंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब में? अगर मान लो कि 2 3 4 आ गए तो पहले वाला में, एक ही आया तो उसमें, नहीं है तो एक्स्ट्रा बना के लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये छोटी सी बात थी हमारी निगेशन की। अब मैं निगेशन समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि भाषा कैसे काम करती है। जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स कॉफी, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो कॉफी को पसंद करता है। मैं इसका निगेटिव बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ही लाइक्स नॉट कॉफी। ही लाइक्स नॉट कॉफी मतलब मैं ये नहीं जानता कि अंग्रेजी काम कैसे करती है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसे नहीं हो सकता? क्या जरूरी थी हम लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब बना के मामला को और कॉम्प्लिकेट कर देने की, जबकि ऐसे भी लिख के बनाया जा सकता था निगेटिव। लेकिन आप ये देखिए कि ये नोट जो है ना, ये कॉफी के लिए मना कर रहा है कि कॉफी पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं भैया कॉफी को नहीं पसंद करती। लेकिन इस सेंटेंस का एक अंडर मीनिंग ये निकल रहा है कि वो कॉफी को नहीं पसंद करती है लेकिन कुछ तो पसंद करती है, जबकि हमको ये कहना था कि वो कॉफी को नहीं पसंद करती है। हमें यहाँ इस लाइक पे निगेटिव प्रभाव डालना था, लेकिन निगेटिव प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कॉफी पे। आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लाइक लाइक मतलब नॉट का प्रभाव लाइक पे भी तो जा सकता है। तो एक छोटी सी बात है, उसको आप समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में, मैंने कलम से एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, और इसी को मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। आई रोट अ लेटर विथ पेन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए तो ये लिखने का प्रभाव किस पे जा रहा है? लेटर पे जा रहा है। अच्छा, विथ जो है ना एक प्रेपोजिशन है, इसका प्रभाव किस पे जा रहा है? पेन पे जा रहा है। अब इधर आ जाइए, ये लिखना है, लिखने का प्रभाव किस पे जा रहा है? पत्र पे जा रहा है। ये से एक प्रेपोजिशन है, ये बता रहा है कि आपने कलम का यूज किया है। किस पे जा रहा है? कलम पे जा रहा है। कुछ ध्यान दिए, इसमें इफेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है ना? तो हम ये कह सकते हैं इफेक्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ जो है ना इफेक्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। अब ये बात इतनी सिंपल है लेकिन इतनी काम की चीज है। आप एक बार के लिए ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में जब आप एक वर्ड लिखते हैं तो इसका इफेक्ट आगे आएगा, न कि पीछे जाएगा। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में एक वर्ड लिखते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बाबू? आगे जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल करूँ, वेरी गुड लिखूं, ठीक है, तो वेरी का इफेक्ट कहाँ गया? आगे गया। अब गुड बॉय लिखूं, गुड का इफेक्ट कहाँ गया? बॉय पे गया। समझ रहे हैं? इंग्लिश में इफेक्ट यानी प्रभाव आगे की तरफ बढ़ता है। वहीं जिस भाषा में हमारी परवरिश हुई है, जो हमारी मातृभाषा है, उसमें हमारा इफेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे हमें अंग्रेजी सीखने में थोड़ी समस्या आती है। इसीलिए मैं
बिना हिंदी की मदद से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसलेशन एक सेपरेट चीज है, उसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन की मदद से हम ग्रामर सीख लेंगे, ये इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, ट्रांसलेशन हमारे अंग्रेजी को बूस्ट करेगा, लिखने में, समझने में, ठीक है, बोलने में, लेकिन वो हमारे अंग्रेजी कैसे काम करती है इस समझ को नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए अंग्रेजी को अंग्रेजी भाषा में ही समझना होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप ये हमसे नहीं कह सकते कि नोट का प्रभाव भैया कहाँ जा रहा है, नोट का प्रभाव कॉफी पे जा रहा है, लाइक पे नहीं जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि लाइक को निगेटिव बनाना है, कॉफी को निगेटिव नहीं बनाना है, तो ये तो फिर तो हेल्पिंग वर्ब की यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यही वो प्रभाव है जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब को लाया गया। मुझे लगता है थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये बताता हूं कि ये जो नोट है ना, नोट है, इसको अटैच तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, जगह कौन सी होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। चलिए, तो मैं सिंपल आपको एक बात बताता हूं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट यूज करें आप। अच्छा, एक केस ऐसा भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाए, तो आप सब्जेक्ट को पार करके जस्ट सब्जेक्ट के बाद नोट का इस्तेमाल करें। एक और दो, साधारण सी बात है, याद रखना है कहाँ यूज करना है नोट का, हेल्पिंग वर्ब को क्रॉस करके। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट दिख रहा है तो सब्जेक्ट को क्रॉस करके। अब इस दो बात को साबित करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं दो एग्जाम्पल्स ले लेता हूं, ताकि ये बात आपको ठीक ठीक ढंग से समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा, सिया हैज प्लेड वेल। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि आपको नोट लगाना है इसमें कहीं, आप कहाँ नोट लगाएंगे, जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब को क्रॉस करने के बाद नोट यहां लगाएंगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि सिया प्लेड वेल। ठीक है, अब आप बताइए, अब आप नोट कहाँ लगाएंगे। तो आप ये कहेंगे भैया इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, चूंकि आप बताए हैं कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा वहां हम टू डू के फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, टू डू में क्या खास बात है, ये टेंस के इफेक्ट को अपने पास लेके जाएगा, तो हम पता कर लेंगे ये हमारा V2 है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब देंगे वो V2 में रहेगा, क्योंकि टेंस का इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद हम नोट लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे प्ले, और बाकी सारी बातें हम लिख देंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, डीड कैसे आया, प्ले कैसे आया, नोट कहाँ लगा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा और ये समझाता हूं। मैं ये बोलूं कि हैज सिया प्लेड वेल। अब आप देखिए तो हमें कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, तो हमें सब्जेक्ट को क्रॉस करके यहाँ पे नोट लगाना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए एक और एग्जाम्पल जो मैं अभी समझा रहा था आपको, जैसे सिया इज ए प्लेयर। आप बताइए कि इज इसमें क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये मेन वर्ब है, लेकिन एक्चुअल में तो टू बी का ही फॉर्म है जो कि हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो यह एक विशेष केस है, यह एक स्पेशल केस है। क्यों, क्योंकि जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं था वहां तो हम हेल्पिंग वर्ब में टू डू लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लेकिन यहाँ कोई भी और दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए ऐसे केस में हम इज के बाद नोट लगाना प्रेफर करेंगे। क्लियर, हमें लगता है ये बात आपको समझ में एकदम सटीक तरीके से आ चुकी है। आगे बढ़े, चलिए अगला चीज है हमारा दूसरा, इन्वर्जन। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स। हम लोग इन्वर्जन पढ़ेंगे, ग्रामर में इसे एकदम मतलब बहुत डिटेल, मतलब क्या बोले कि एक दो क्लासेस लगेंगे इसको पढ़ाने में, केवल एक इन्वर्जन के टॉपिक को। ठीक है, लेकिन हमें उतना
डिटेल में जाना नहीं है, हम क्या सीख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, कि हमसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की गड़बड़ी ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है स्वैपिंग, स्वैपिंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक दूसरे से बदल देते हैं, एक दूसरे से बदल देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन का मकसद क्या होता है, कि मकसद तो इंसान को भूलना नहीं चाहिए, अपना मकसद याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज हो जाता है, फिर इम्फेसिस देने के लिए यूज हो जाता है, फिर थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्मल राइटिंग के लिए यूज होता है, स्टाइलिश फॉर्मल राइटिंग के लिए यूज होता है, कि थोड़ा सा स्टाइल वगैरह लिखना हो तो उसमें यूज हो जाता है, कंडीशनल वगैरह बनाने में यूज हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमारा कंडीशनल वगैरह बनाने में यूज हो जाता है। फिलहाल हमारा फोकस कहाँ है, क्वेश्चन फॉर्मेशन पे, इसीलिए मैं आपको इन्वर्जन बता रहा हूँ। अब इन्वर्जन का एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको। जैसे मैंने लिखा सिया हैज प्लेड वेल, क्लियर। अब मैं क्या करूं कि एक दूसरे के स्थान को स्वैप कर दूं, बदल दूं, तो ये हो जाएगा हैज और ये हो जाएगा सिया प्लेड वेल। इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। हमने क्या कर दिया, स्वैपिंग कर दिया। अच्छा, स्वैपिंग किया मतलब इन्वर्जन किया। अच्छा, इन्वर्जन किया मतलब हमने क्वेश्चंस बनाए। हमने क्या बनाए, क्वेश्चन बनाए। हमने इसको बनाया क्वेश्चन। ठीक है, अब जब क्वेश्चन की बात आती है तो आप दो बातें समझिए कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक तो यस नो और दूसरा होता है WH। ठीक है, यस नो आप जानते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब सामने आता है और इसमें सामने WH वर्ड रहता है। तो एक्चुअल में इन्वर्जन का मतलब यही है कि हम यस नो क्वेश्चन बनाए। ठीक है, यस नो क्वेश्चन बनाए। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे हम लोग यस नो क्वेश्चन इजीली बना लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि आप यस नो क्वेश्चन बनाइए। यस नो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे निकाल के रख देना है, केवल आगे निकाल के सब्जेक्ट से रख देना है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को बदल देना है एक दूसरे से। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका भी। जैसे मैं बोलूं सिया इज ए डॉक्टर, एक ये हो गया। फिर मैंने लिखा राम हैज won द गेम, ये दूसरा हो गया। फिर मैंने लिखा राम रोट अ लेटर, ये हमारे पास तीसरा हो गया। तो मैं इसको तो इजीली स्वैप कर सकता हूं, मैंने इज को इधर और सिया को इधर, तो मैं ऐसे लिख दूं इज सिया ए डॉक्टर। तो देखिए तो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन बन गया। अच्छा, इसमें मेन वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, तो अब तो और इजी हो गया। हम केवल हेल्पिंग को इधर कर देंगे, राम को इधर कर देंगे, बात खत्म। यानी हैज राम लिख दें और बाकी सारा चीज उतार दें तो काम चल जाएगा। अब इस केस में आइए, अब इस केस को मैं ये समझा रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं भैया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टू डू का यूज करेंगे। टू डू का खास बात क्या है कि टेंस का इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में और मेन वर्ब को फ्री कर देता है कि अब भाई तुम टेंस का लोड लेके नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देखिए तो ये V2 है, तो अब हमें जो भी टू डू का फॉर्म यूज करना पड़ेगा V2 यूज करना पड़ेगा। हमने लिखा डीड, V2 आ गया इसमें, राम। अब क्या हम रोट लिखेंगे क्या, नहीं, ये फ्री हो चुके हैं, स्वतंत्र हैं ये अपना, बस इतना ही काम बचा है कि ये बताएं कि लिखने वाली बात है, बाकी टेंस का काम ये कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा यस नो क्वेश्चन फॉर्मेशन का तरीका रहा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या यस नो क्वेश्चन से हम WH क्वेश्चन आसानी से बना पाते हैं। तो कह रहा है कि देखिए WH क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मात्र दो बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं, कि अगर आप WH क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहली बात तो ये समझिए कि आपको WH वर्ड्स
ठीक है। WH वर्ड्स अटैच करने होंगे, मैंने लगाने होंगे, अटैच करने होंगे कहाँ? यस नो क्वेश्चन में। यस नो क्वेश्चन के शुरू में, स्टार्ट में आपको WH क्वेश्चन वर्ड लगा देने, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में। ठीक है, क्लियर? अब एक बात समझिए, दूसरा क्या है कि देखिए हर एक WH वर्ड का कोई ना कोई जवाब होता है, तो आपको बड़ी सावधानी से यूज करना है कि जो भी WH वर्ड यूज कर रहे होंगे उसका जवाब सेंटेंस में होगा अगर, तो उसे हटा देंगे। ठीक है, यानी कि रिमूव माने हटा देना, रिमूव द आंसर, आंसर ऑफ WH वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, माने सेंटेंस से WH वर्ड का जो भी जवाब है उसको हटा देंगे। अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि मोहन, मोहन हैज बॉट, बॉट ए पेन। ठीक है, अब मैं कहूँ वर्ड से हमें बनाना है, मतलब वर्ड से हमें क्वेश्चन बनाना है, तो क्या वर्ड का जवाब है इसमें? मतलब मोहन ने क्या खरीदा, तो आप कहेंगे भैया पेन। तो अब अगला जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वर्ड से, तो पेन को हटा के रखेंगे क्योंकि पेन वर्ड का ही जवाब है। तो एक ही सेंटेंस में सवाल और जवाब दोनों हो ही नहीं सकते, तो फिर सवाल किस काम के लिए था जब जवाब आपने दे ही दिया। ठीक है, वो कहानी तो सुने ही होंगे कि अरे वो धमाल मूवी में नहीं है, वो बताता है कि मैं फलाना डाकू हूँ, बाद में पूछता है कि जानते हो मैं कौन हूँ, तो बोलता हाँ, अब बाबू भाई हो। बोलता कैसे जान लिया मेरा नाम? ठीक है, तो खुद ही सवाल का जवाब आप नहीं बता सकते, तो इसीलिए आपको जवाब अगर सेंटेंस में दिखा, हटाइए उसको। चलिए, तो हमने क्या कहा कि पहले तो यस नो क्वेश्चन बनाइए, तो यस नो बनाने के लिए स्वैपिंग करना है, तो हम एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया हैज मोहन, बाबू इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। हमने क्या किया? इन्वर्जन। थोड़ा स्मार्ट बनिए, ठीक है। पेन को हटा दिया है हमने। अब आता है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ड जो है ना इनके पहले अटैच करना पड़ेगा। देखिए तो, व्हाट हैज मोहन बॉट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि WH क्वेश्चन बनाना सीख गए। ठीक है, चलिए, ये दो बातें थी आपके सामने। अब अगला जो हमें पढ़ना है, एक और एग्जाम्पल दे दूं क्या? चलिए, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि सीमा प्लेड वेल। ठीक है, अब आपको हाउ से बनाना है। हाउ माने कैसे, इसका हिंदी क्या हुआ? सीमा अच्छी खेली, तो मैंने अच्छी तरीके से खेली, तो कैसे खेली? तो उसका जवाब क्या है? वेल है। तो अब इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो कौन सा यूज करेंगे? टू डू। अब टू डू की खास बात तो आपको पता है कि टेंस का इफेक्ट खुद ले लेगा और मेन वर्ब को फ्री कर देगा। तो अगर ये V2 है तो ये भी हम V2 में ही यूज करेंगे। तो पहले हम यस नो बनाते हैं। हमने बनाया डिड सीमा प्लेड, ठीक है, वेल तो हटा ही रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये WH वर्ड कहाँ अटैच करना है? शुरुआत में, हाउ। देखिए तो बन गया। क्या इसमें कहीं गलती है? जो गलती खोज के बता देगा, कमेंट में बताना है मैंने गलत लिखा है, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं लेकिन बताऊंगा नहीं। इसका, इसमें कहाँ गलती है आप कमेंट करेंगे। चलिए, अब आगे हम देखते हैं। C स्टैंड्स फॉर कोड। नाइस में हमने एन पढ़ लिया, आई पढ़ लिया। एन माने निगेशन, आई माने इन्वर्जन, निगेशन माने निगेटिव बनाने के लिए, आई माने क्वेश्चन बनाने के लिए। अब सी पढ़ेंगे। सी का मतलब होता है कोड। कोड भाषा में किसी को कुछ बोलना। ठीक है, जैसे आप बहुत कोड भाषा का यूज करते होंगे। ठीक है, तो कोड भाषा यानी कि संक्षेप में कुछ बोलना है, यानी कि कोई बड़ी चीज हो उसके जगह पर छोटा सा चीज हम यूज कर रहे होते हैं। मतलब ये है, अगर मैं इसे बोलूं कि स्टैंड इन फॉर, माने स्टैंड इन फॉर ए फुल वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ठीक है,
अब ये वर्ब फ्रेज क्या है, जो मेरे पुराने लर्नर्स हैं उनको तो अच्छे से पता है कि भैया क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो नए लर्नर्स हैं उनको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं हमारे सामने जो थोड़ी मुश्किल लगती है, तो विश्वास मानिए मैं उस चीज़ को समझाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आप फंडामेंटल समझिए कि मतलब हेल्पिंग वर्ब काम कैसे कर रही है, उनका वर्किंग नेचर कैसा है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ रही है, कैसे वो नोट को ले रही है, कैसे वो इन्वर्जन से क्वेश्चन बना रही है। अगर वो नहीं है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, अगर मान लीजिए बी वाला हेल्पिंग वर्ब आ गया हो तो क्या दूसरा यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम उनका नेचर सीख रहे हैं, हम अभी डीप में चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस आगे भी होंगी। ठीक है, तो सिंपल सिंपल मैं बात कहूँ कि वर्ब फ्रेज अगर नहीं समझ में आया तो ये समझिए कि कई बार जब पूरा वर्ब लिखने की बात आती है, पूरा वर्ब लिखने की बात आती है, तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब लिख करके काम चला देते हैं, हम कोड भाषा में पूरा वर्ब को छिपा देते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसे एकदम क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं अगर बोलूं कि सीमा इज कमिंग, सीमा इज कमिंग एंड मोहन इज कमिंग टू। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी इज कमिंग है, यहाँ भी इज कमिंग है, तो थोड़ा रिपीटेटिव मामला लग गया। तो इसको दूसरे ढंग से ऐसे लिखा जा सकता है, सीमा इज कमिंग, सीमा इज कमिंग एंड मोहन इज टू। देखिए तो अब ये इज केवल इज नहीं है, बल्कि ये इज कमिंग का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब कोड भाषा में हम इज तो लिख दिए, लेकिन काम करेगा इज कमिंग का। ठीक है, तो ये लोड नहीं लीजिए कि ये क्या हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन मत लीजिए। आप ये देख लिए ना कि हेल्पिंग वर्ब कोड के रूप में भी यूज होता है, मैं इतना ही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल दूं, चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ बात को। जैसे मैं लिखूं ही हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, बट आई हैव नॉट फिनिश्ड। ठीक है, इतनी बात है। अब क्या इसको दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता, हैज फिनिश्ड द वर्क बट आई हैव नॉट, बस खत्म। अब ये पूरी बात को हमने इतना में हेल्पिंग वर्ब में ही लिख दिया। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कई बार कोड लिखने के काम में भी आ जाता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे, आगे बढ़े। लोड नहीं लेना है, ठीक है, लोड लीजिएगा, गर्मी का मौसम है, ट्रांसफार्मर आपका फूंक जाएगा, फिर दिक्कत होगी बहुत। अब चलिए ई का मतलब हमने देखा इम्फेसिस, इम्फेसिस माने कैरी स्ट्रेस, माने अगर आप किसी चीज पर दबाव दे रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं कॉफी पसंद करता हूं, मैं कॉफी ही पसंद करता हूं, अंतर है कि नहीं। मैंने कहा कि मैं कॉफी पसंद करता हूं, सिंपल बात है, लेकिन मैं ये कह दूं कि मैं कॉफी ही पसंद करता हूं, मैं कॉफी के अलावा कुछ और पी नहीं सकता। ठीक है, नहीं पीऊंगा तो नहीं जीऊंगा, इसका ये मतलब हुआ कि मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। तो अंग्रेजी में अगर जोर देना हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, क्या सारे हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, केवल एक, टू डू, टू डू। ठीक है, क्लियर। अब कैसे यूज करते हैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सी लाइक्स
कॉफी। फिर मैंने लिखा सी डज लाइक कॉफी। ठीक है, ये डज एक्स्ट्रा आया है तो इसका मतलब हो गया कि ये कॉफी पसंद करती है। ये कॉफी ही पसंद करती है, कॉफी के अलावा कुछ और नहीं पी सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी तक हमने नाइस कंप्लीटली पढ़ लिया। अब फिर से एक बार हम लोग चीजों को रिवीजन करते हैं, मजा आएगा। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से रिवीजन करना था, नहीं यार, यहाँ से हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलते हैं वो सारी बातें इस स्लाइड में हमने सीखी। कि मान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब में अगर एम जो है ना, जैसे ये टू बी का है, अगर टू बी का कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो वहां तो हम हेल्पिंग वर्ब ले ही नहीं सकते कोई। तो इसी को हेल्पिंग यूज कर लेंगे, इसी को मेन यूज कर लेंगे, जैसे यूज करना हो आप जो समझ के यूज करो। यहाँ तो स्पष्ट हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो इसकी बात तो हम करेंगे नहीं। यहाँ नहीं दिख रहा है तो हमने बताया टू डू यूज कर लेना। टू डू क्या करता है, टेंस का इफेक्ट अपने ऊपर ले लेता है और मेन वर्ब को फ्री कर देता है। ठीक है, फिर ये हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया। फिर हमने बताया कि नाइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, निगेशन, इन्वर्जन, कोड, इम्फेसिस। ठीक है, ये चार होते हैं। अब आते हैं निगेशन का मतलब आप नॉट को अटैच कर रहे हैं, नॉट को अटैच कर रहे हैं। कहाँ अटैच करना है, हेल्पिंग वर्ब में। मैंने आपको क्या समझाया कि हेल्पिंग वर्ब में जब आप नॉट को अटैच करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज करेंगे। या पहले वाले हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, अब दो तीन हो तो दूसरे के बाद नहीं लगाएंगे, पहिला के बाद, पहिला के बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट को पार करके लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब टू डू यूज कर लेंगे जहां नहीं हो। केवल एक केस में यूज नहीं करेंगे जहां टू बी का हेल्पिंग वर्ब हो, सॉरी मेन वर्ब के रूप में वो काम कर रहा हो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात ये समझाया कि नॉट जो है ना, आप ऐसे भी तो यूज कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट कॉपी पे जाएगा। हमको लाइक को निगेटिव बनाना था तो उसको बनाने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं था। तो हमने कहा कि एक छोटी सी बात समझिए, हिंदी में इफेक्ट बैकवर्ड मूव करते हैं लेकिन इंग्लिश में इफेक्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। आज के बाद से कोई भी शब्द लिखे अंग्रेजी में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा विद और उसके बाद लिखना हो मुझे आई या मी, दोनों में कौन सही होगा? हम देखेंगे विथ का इफेक्ट कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो विथ का इफेक्ट जैसे आगे बढ़ेगा तो ये चूंकि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगा तो ये तो होगा नहीं, ये होगा। कैसे पता चला? पिछले वर्ड को देख करके। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अंग्रेजी में इफेक्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैं लिखूं राम का पेन, ठीक है, राम का पेन, तो ये का किससे संबंधित है? पेन का राम थोड़ी है, का किसका है? राम का है। बैकवर्ड आइए, लेकिन वहीं लिखूंगा तो बोलूंगा पेन ऑफ राम। ये ऑफ किसके लिए आया है? राम के लिए। समझ रहे हैं बात को? समझिए, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेजी में चीजें है ना बैकवर्ड नहीं फॉरवर्डली मूव करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। इसीलिए तो ये भाषा इतनी शानदार है यार, खतरनाक है। थोड़ा सा सीख जाओगे इसके मैकेनिज्म को ना, हवा उड़ा दोगे। तुम तो ऐसे बहादुर लोग हो। ठीक है, फिर हमने नोट को समझाया कहाँ यूज करना है। फिर मैंने समझाया इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक दूसरे से बदल देना। कहाँ यूज होता है हमको ध्यान नहीं देना है, कहाँ कहाँ यूज होता है हमको बस ध्यान देना है, क्वेश्चन के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, यस नो और WH। ठीक है, अगर केवल चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। कितने हेल्पिंग वर्ब वाले में चेंज करना है? हमेशा शुरुआत में ही बताया पहला हेल्पिंग वर्ब ही काम का होगा। अगर यहाँ पे दूसरा हेल्पिंग वर्ब लेट से बीन लगा दूं तो क्या बीन को भी इधर खिसका दोगे? नहीं, केवल किसको खिसकाओगे? एक को, सिंगल, फर्स्ट वाले। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। WH क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या कहा कि दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो WH वर्ड जो है ना उसको कहाँ अटैच करना है, WH वर्ड को कहाँ अटैच करना, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए कहाँ अटैच करना है। हमने देखा कि WH वर्ड को, ये काम करेगा? नहीं काम कर रहा। ठीक है, हमने देखा कि WH वर्ड को, लेट से, एक मिनट रुक जाइए, ये भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये बात, छोड़िए।
है ना। हमने क्या देखा, WH वर्ड को आपको यस नो क्वेश्चन के शुरुआत में अटैच करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा कि रिमूव द आंसर ऑफ WH वर्ड। हर WH वर्ड का अपना कोई आंसर होता है। लेट से अगर सेंटेंस में उसका आंसर मौजूद है पहले से, तो हम उसको हटा देंगे। जैसे कि हमने व्हाट के केस में पेन को हटाया और हाउ के केस में वेल को हटाया। अब आपने कमेंट करना है कि यहाँ क्या गलती हुई है हमसे। चलिए, अब अगला क्या है, कोड। कोड माने हमें पूरे बात को संक्षेप में लिखना है, ये बात है। अब देखिए, तो इज कमिंग यहाँ था, इज कमिंग यहाँ भी था, तो उसकी जगह पे हमने इज लिख लिया, तो संक्षेप में बात हो गई। हैज फिनिश्ड यहाँ भी था, हैव नॉट फिनिश्ड यहाँ था, तो हैव नॉट फिनिश की जगह पर हमने हैव नॉट लिख दिया, बात खत्म हो गई। केवल दिखाने के लिए था। इम्फेसिस यानी कि कैरी स्ट्रेस, आपको दबाव देना है किसी चीज पे, तो उसके लिए केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसे यूज कर सकते हैं, वो है टू डू। क्लियर। अब जो बात हमारे सामने आई है वो है, कहाँ गया, कहाँ गया मेरा लाल लाल, यहाँ है। नो और नॉट, कहाँ नॉट यूज होगा, कहाँ नो यूज होगा। देखिए, नो जो है ना, एक्चुअल में ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी कैसा, एट्रीब्यूटिव वाला एडजेक्टिव। कभी भी प्रीडिकेटिवली यूज नहीं होगा। फिर बोलेंगे भैया ये क्या बोलते हैं आप। शांति बनाए रखिए, बीपी को कम करिए, गर्मी का मौसम है, ठीक है। एडवर्ब, ठीक है। अब नॉट चूंकि एडवर्ब है, अब समझिए कि चूंकि ये एडजेक्टिव है ना, तो नो के बाद हमेशा नाउन आएगा। नाउन के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। आप लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे गलती हो जाएगा। आ गई बात समझ में। काहे, काहे की एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है, इसीलिए नाउन आएगा। अब आइए, अब नॉट के बाद क्या आएगा भैया, नॉट के बाद में एडवर्ब जिसकी विशेषता बतलाता होगा। किसका बतलाता है, एडवर्ब इतना खचरा है कि पहले एडवर्ब का ही बता देगा, वर्ब का बतला देगा, और एडजेक्टिव का बतला देगा। यानी कि नोट के बाद भैया हम एडवर्ब भी लिख सकते हैं, वर्ब भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, आप इजीली लिख पाओगे। एग्जाम्पल से समझा दो इसको। चलो, मैंने लिखा आई हैव डैश पेन। आपको नो और नॉट में भरना है। बताइए तो, ये पेन क्या है, पेन क्या है, तो पेन क्या है मतलब नाउन है, तो नाउन के पहले नॉट की नो, तो आप कहेंगे नो होगा। फिर मैं लिखूं आई एम डैश डॉक्टर। देखिए तो, डॉक्टर क्या है, नाउन है, तो क्या है यहाँ नॉट लगेगा कि नो, नो लगेगा। फिर बोलेंगे भैया ये तो गलत हो गया, हम तो आई एम नॉट ए डॉक्टर पढ़े हैं। जी जी, वो भी सही है, उसकी चर्चा अगले स्लाइड में करेंगे। फिलहाल इतना समझ गए आप। अब आगे आइए, यहाँ मैं आपसे बोलूं कि आई एम, ठीक है, डैश वेरी गुड पर्सन। आप बताइए, ये नाउन, नाउन की विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाने वाला कौन, एडवर्ब। अब एडवर्ब जब सामने है तो आप बताइए नॉट लगाइएगा कि आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट ए वेरी गुड पर्सन। क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव डैश प्लेड। क्लियर। अब ये क्या है, वर्ब। अब वर्ब के बाद आप क्या यूज करेंगे, सॉरी पहले क्या यूज करेंगे, नॉट। फिर मैं बोलूं आई एम हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, और इसके पहले क्या यूज करेंगे, नो की नॉट, तो जनरल सी बात है नॉट यूज करेंगे। काहे यूज करेंगे, लिखा हुआ है। नॉट एक एडवर्ब है, किसकी किसकी विशेषता बतलाता है उसके उसके पहले आएगा। नो एक एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बतलाता है उसके पहले आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए,
अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने लिखा आई एम डैश डॉक्टर, फिर एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, आई एम डैश ए डॉक्टर। क्लियर? अभी दोनों में है अंतर। अंतर क्या है? आप ये जो देख रहे हो ना, ये छोटा सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा भैया ये क्या है। भैया ये जो है ना, इसे बोलते हैं डिटरमाइनर। लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं जाना है क्या है, बस ये समझिए कि ये एडजेक्टिव है। क्लियर? और ये हमारा नाउन है। अब आइए खेल में उतरिए और बताइए क्या होगा, क्या होगा कालिया इसका, बताइए जल्दी। चूंकि नाउन है तो नो आ जाएगा, सॉरी नो आएगा, और चूंकि ये भाई साहब हमारे एडजेक्टिव है तो नॉट आएगा। देखिए तो, आई एम नो डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर। क्लियर? मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की बात हमारी बस इतनी ही थी, लेकिन जाना कहीं नहीं है, हमारी बात खत्म नहीं हुई। आज के लिए आपके पास होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, बहुत मजेदार होमवर्क है, मजा आएगा आपको करके। चलिए, होमवर्क। ठीक है, पहला होमवर्क ये है कि आपको ना नो या नॉट से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मैंने जहां भी भरना है नो भरना है चाहे नॉट भरना है। ठीक है, चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूं। देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज। क्लियर? दूसरा, सी इज डैश रेडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम। तीसरा, आई हैव डैश मनी, मनी, ठीक है, विद मी। फोर्थ, दे आर डैश इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अगला 5, देयर वॉज डैश ट्रैफिक ऑन रोड। 6, he does dash know me। 7th, we have dash time। ठीक है, तीसरा, तीसरा 8वां, द मूवी was dash good। 9th, I am dash feeling well। 10th, there are dash students in the classroom। अब आपको करना क्या है, नो और नॉट का इस्तेमाल करके सारे भरे हुए स्थान को खाली कर देना है। ठीक है? समझे? समझ गए आप? चलिए, अगला होमवर्क है हमारा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मजा आएगा आपको। कह रहा है कि इसमें सही जगह पर प्लेस नॉट करेक्टली, पहला, और सेम सेंटेंस पर ही दूसरा काम करना है। क्या? यस नो क्वेश्चन फॉर्मेशन, यस नो क्वेश्चन फॉर्म करना है। जब तक भाषा के साथ खेलोगे नहीं मेरे भाई, तब तक भाषा सीखोगे कैसे? अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट जाके तुम्हारे सर में टकरा जाएगा, टकराएगा तो नहीं,
लेकिन तुमको टकराने से बचा जाएगा। जो बार बार असफलता से टकरा रहे हो ना, टकराओगे नहीं, बच जरूर जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सीखते रहो। और आप लोग जितना शानदार सीखते हैं ना, पिछली वीडियो में जितनी शानदार कमेंट आप लोगों ने करी, मजा आ गया। गुरु जी ने भी कमेंट करी, आप देखें, मजा आ गया मुझे। तो क्या बताऊं, फंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इतनी शानदार से सीख रहे हैं ना, वहीं से मुझे एनर्जी मिलती है पढ़ाने की। ठीक है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कई बार क्लासेस में नहीं करा पाता। अब मैं क्या बोलूं, थोड़ी सी सेटअप वगैरह की भी दिक्कत है, तो जल्दी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। हालांकि अभाव को कभी भी हमें अपने ऊपर प्रभाव बनाने नहीं देना चाहिए। जब अभाव हमारे ऊपर प्रभाव बना लेगा तो हम हो जाएंगे खत्म। काहे काहे कि केवल वही लोग का नाम लिया जाता है और वही लोग आगे बढ़ पाए हैं जो अभावों में भी अपना रास्ता तलाश चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने चैलेंज चैलेंज समझते हैं, जब परिस्थितियां आपको चैलेंज कर रही हो कि तुमसे नहीं होगा, आप खड़ा होकर उससे बोलें कि बेटा हमसे ही होगा। काहे नहीं होगा, हम करके दिखाते हैं। कुछ लर्नर्स इतनी शानदार पढ़ रहे हैं ना, सिंपली आई लव देम। मजा आ रहा है हमें भी सिखाने में, आपको भी सीखने में मजा आ रहा है। चलिए, समस्याएं आपके साथ भी हैं, तो समस्याओं से डरना नहीं है। चैलेंज आएंगे और अच्छी बात है, चैलेंज आए तो आप खड़े होकर बोलिए कि 2 थप्पड़ मारेंगे। यहाँ नाचते फिरोगे। ठीक है, हमारे सामने चैलेंज मत दिखाओ, हम किसी और मिट्टी से बने हैं, हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब एक बात समझाता हूँ आपको कि कर्मा कैसे काम करता है। कर्मा जो है ना, बड़ी अलग तरीके से काम करता है। आज आपको लग रहा होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी जिंदगी में, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये जो आप आज कर रहे हैं ना, अगर दिल से किए हैं ना, कल आपको फल देगा ही देगा। तो बड़ी सुंदर बात मैंने कभी सुनी, क्या नाम है उसका, सोमानी नाम है। उसने कहा कि अगर दुनिया तुमको गाली दे रही हो, सर नीचे करो, काम करो। दुनिया तुम पे डाउट कर रही हो, सर नीचे करो, काम करो। दुनिया कुछ भी कर रही है, हमें क्या करना, अपना काम करें। ठीक है, अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर लें, अलग थलग कर लें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। इंग्लिश इतनी ज़रूरी चीज़ है, मैं क्या बताऊँ। और आप अगर अंग्रेजी को ध्यान से सीख रहे हैं मेरे साथ, अंग्रेजी की ये एक एक करामात को आप सीख लेंगे कि अंग्रेजी कैसे नौटंकी करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ज़्यादा मोटिवेशन खराब हो जाता है काम। ठीक है, तो आपको ज़िंदगी को कभी भी लोड नहीं लेना है, हंसते गाते करना है, एकदम टेक इट इजी। ठीक है, चलिए, आपको 2 काम करने हैं। हम 5 सेंटेंस लिखेंगे, 5 सेंटेंस में नोट को सही जगह लगाना है और फिर उसी सेंटेंस से यस नो क्वेश्चन भी बनाना है। हम WH नहीं दे रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बनाना टिपिकल है, क्योंकि आप कहेंगे कि WH वर्ड का जवाब हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम कैसे हटा पाएँ, तो थोड़ा सा मीनिंग का चक्कर पड़ जाता है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, मैं आपको 5 सेंटेंस लिख देता हूँ फटाफट। ठीक है, पहला है, ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट। पहला सेंटेंस, इसमें नोट लगाना है। दूसरा, आई हैव एवर बीन। एवर बीन के जगह पे कोई और वर्ब यूज कर लें, एवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। चलिए, तीसरा, ही लाइक्स मी। चौथा,
The manager approved the plan. Clear. Question 5. चलिए, she can swim very well. ठीक है, अब थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वो काम है आज का रूट वर्ड। वोकैब बहुत जरूरी होता है। अगर आप वोकैब नहीं सीखेंगे ना तो इतना मुश्किल हो जाता है अंग्रेजी को सीखना, क्योंकि जब शब्द ही नहीं रहेंगे तो भाषा कौना काम का। खाली माटी या सीमेंट से घर ना न बन जाए। ब्लॉक माने ईटा की जरूरत जरूरे पड़े, बिना ओकरा केंगे हो। तो शब्द बहुत जरूरी चीज हो। तो एक जो रूट वर्ड्स हम सिखा रहे हैं ना, वो सबसे बेसिक तरीका है सीखने का। मजा भी आता होगा आप लोगों को। तो इसका अलग से नोट्स वोट्स बना लीजिएगा और थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा, बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। कुछ दिनों में जैसे ट्रांसलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मैं हर एक रूट वर्ड से जो शब्द बनाऊंगा उसको 1 या 2 सेंटेंस में बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आज का है CIDE। साइड माने होता है किल। किल माने होता है जान से मारना, जान से मारना या हत्या करना। ठीक है, फटाफट बताता हूं 5 शब्द। जैसे सुइसाइड। सुई माने होता है सेल्फ, सेल्फ माने स्वयं, स्वयं। और साइड माने मतलब हत्या करना। तो अगर कोई स्वयं की हत्या करता है तो उसको बोलते हैं आत्महत्या। ठीक है, दूसरा होमी, होमी साइड। ठीक है, होमी, होमी माने ह्यूमन, ह्यूमन माने आदमी। अगर कोई आदमी की हत्या करता है तो हम ये मानते हैं मानव हत्या किया उसने, मानव हत्या। हत्या तो मच्छर की भी कर देते हैं लोग, बताइए। जेनोसाइड, जेनोसाइड माने माने जेनरेशन, जेनरेशन। लोग नहीं बोलते हैं तुम्हारा जेनरेशन खत्म कर देंगे, लोगों ने उसका वंश खत्म कर दिया। रेस माने समूची जाति का नाश कर दिया उसका, तो उसको बोलते हैं नरसंहार। ठीक है, उसकी समूची जाति का नाश कर दिया गया। जेनोसाइड माने नरसंहार। अब आ जाइए, एक और वर्ड है पेस्टिसाइड। पेस्ट माने होता है जैसे चूहा, ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको अगर मारा जाए तो उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड, यानी कीटनाशक। एक और होता है हर्बिसाइड। हर्ब, हर्ब माने क्या होता है, जड़ी बूटी या पौधा। ऐसे पौधा, छोटा पौधा जिनकी तना जो है ना काफी नाजुक होती है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं खरपतवार नाशक। ठीक है, आगे रेजिसाइड, रेजिसाइड। ठीक है, रेक्स या रेगिस का मतलब होता है राजा, किंग, यानी कि आपने राजा की हत्या करी, राजा की हत्या। ठीक है, और जैसे पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड यानी अपने पिता की हत्या, पिता की हत्या। ठीक है, फिर होता है मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड माने माता की, खुद के माता की हत्या। मैट्री माने होता है माता। ठीक है, और भी शब्द होते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर आप बताएं कि क्लास कैसा लगा। देखिए, आपका कमेंट ही मेरे लिए वो ईंधन है जिससे मेरी गाड़ी चलती है।
मेरी गाड़ी चलती रहेगी, आपको अंग्रेजी आता रहेगा। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल डालिए। आप मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, भैया क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है। और कुछ लर्नर ऐसे हैं जो अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख लगता है कि अगर आप स्पेशल ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कृपया होमवर्क जल्दी भेजें, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरा मेहनत करना इसलिए है क्योंकि आप अंग्रेजी सीख पाएँ, और आप भी इसीलिए जुड़े हैं कि अंग्रेजी सीख पाएँ। तो आपको होमवर्क करके भेजना चाहिए। बिना होमवर्क और नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको। थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी खत्म हो गई। आज थोड़ा सा लंबा क्लास हमको लगता है हो गया। मैंने टाइमर वगैरह लगाया नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया कब से पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मज़ा आ रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी उमंग उत्साह के साथ। धन्यवाद। कहाँ गया भैया, आ जाओ। बहुत बढ़िया। किधर गए, इधर हैं आप, इधर हैं। 1 मिनट, अरे गड़बड़ मत हो जाना भाई।